इस वीडियो के बाद मेरी लॉयर्स के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट बढ़ गई है। जजेस अपनी रूलिंग इतनी बड़ी बड़ी लिखते हैं, मेरा सर दुख गया स्क्रीन पे पढ़ते पढ़ते। मुझे प्रिंट आउट निकाल के स्पाइरल बाइंडिंग करानी पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट इज एट वॉर विद द गवर्नमेंट। कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करके संविधान को ही हाईजैक कर लिया। आधा समय जजों का दिमाग और समय अगले जज किसको बनाना है उस पे ज्यादा खर्च हो रहे हैं, ना कि अपने पूरे समय न्याय देने में। ये एक लेटर है जो एल.के. आडवाणी जी ने 2012 में मनमोहन सिंह जी की सरकार को लिखा था। अगर आपको नहीं पता तो एल.के. आडवाणी जी बीजेपी के बहुत बड़े लीडर हैं। इस लेटर में लिखा है कि जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उन्हें अपॉइंट करने के लिए एक कमेटी होनी चाहिए जिसमें चीफ जस्टिस हो, हमारे प्राइम मिनिस्टर हो, 2 लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी हो। होता क्या था, पहले इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर बस चूज कर लेते थे कि इनको बनाना है, प्रेसिडेंट साइन कर देते थे और इलेक्शन कमिश्नर ऐसे रूलिंग पार्टी अपॉइंट करती है। इलेक्शन कमिश्नर जो हमारे लोकसभा इलेक्शंस, हमारे स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शंस का ध्यान रखते हैं। कितनी इंपॉर्टेंट पोस्ट है और इनको ऐसे इलेक्ट किया जाता था और कांग्रेस ने इसका बहुत फायदा उठाया है। सबसे फेमस नवीन चावला। 1975 में इंदिरा गांधी ने इंडिया में इमरजेंसी लगाई थी। उसके बाद जब उनकी सरकार गिरी तो एक कमीशन बनाया गया था ये देखने के लिए कि इमरजेंसी में क्या क्या हुआ। 500 पन्नों की रिपोर्ट है पर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। नवीन चावला किसी भी पब्लिक ऑफिस को संभालने के लायक नहीं है जिसमें फेयर प्ले करना हो और ऑपोजिशन को उनकी बातों को कंसिडर करना हो। यही सेम नवीन चावला, इनको 2005 में कांग्रेस ने इलेक्शन कमिश्नर बनाया था। आगे जाके यही हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने। इसीलिए ये लेटर इतना इंपॉर्टेंट था। इनफैक्ट तब डीएमके और दूसरी लेफ्ट पार्टीज जो कांग्रेस के साथ अलायंस में थी उन्होंने भी इसे सपोर्ट किया था। तो इस लेटर के 2 साल बाद जब बीजेपी की सरकार आई तो चीजें बेटर हुई होगी। बीजेपी का ही लेटर है ना। अशोक लवासा हमारे इलेक्शन कमिश्नर थे। इन्होंने कहा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के भाषण सही नहीं है, एक्शन लेना चाहिए। कुछ टाइम बाद इनके परिवार पे, एक मेंबर पे नहीं, पूरे परिवार, इनकी बीवी, इनके बच्चे, इनकी बहन पे इनकम टैक्स की रेड पड़ गई। अगर आपको याद हो पेगासस, तो इनका नंबर भी था जो हैक हुआ था। ये हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने वाले थे पर उससे पहले इन्होंने रिजाइन कर दिया। पर रिजाइन करते करते ये भी कहा था ईमानदार रहने की एक कीमत होती है जो आपको चुकानी पड़ती है, डायरेक्टली या कोलैटरल डैमेज से। ये मैं आपको इलेक्शन कमिश्नर के बारे में बता रहा हूँ। लगभग सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर माना जाता है इनको। अगर इनको निकालना है तो पार्लियामेंट से इम्पीचमेंट होता है, छोटी मोटी पोस्ट नहीं। ऐसी ही स्टोरी अरुण गोयल जी की है। एकदम से जल्दी जल्दी करके इनको इलेक्शन कमिश्नर बनाया और एकदम से जब इलेक्शन आने वाले थे इन्होंने रिजाइन कर दिया। सरकार कोई भी वो इंस्टीट्यूशन का मजाक बन रहा है, ये आपको भी समझ में आ ही रहा होगा। पर जब ये सब हो रहा था तब सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा था। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा तुम लोगों ने बहुत मजे उठा लिए, इलेक्शन कमिश्नर कोई छोटी मोटी पोस्ट थोड़ी है। और सरकार को बोला कि नया कानून लाओ, एक कमेटी बनेगी जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, ऑपोजिशन लीडर होंगे और प्रधानमंत्री होंगे और इनकी रिकमेंडेशन पे इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होंगे। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इसका क्रेडिट भी लिया। हमने तो इलेक्शन कमीशन में सुधार किए थे। आज इलेक्शन कमीशन बनता है तो ऑपोजिशन भी उसमें होता है। पहले तो प्रधानमंत्री एक फाइल पे साइन करके इलेक्शन कमीशन बना देगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब वो केस चल रहा था तो गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट थी, बोल रही थी आप हमारे काम में क्यों दखल दे रहे हो। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई तो इनको लॉ लेके आना पड़ा। और मैं आपको बताता हूँ लॉ क्या लेके आए। मैंने आपको शुरू में लेटर दिखाया था ना जो बीजेपी ने लिखा था कि एक कमेटी होनी चाहिए, उस कमेटी में चीफ जस्टिस होने चाहिए जो इलेक्शन कमिश्नर को सेलेक्ट करे। सुप्रीम कोर्ट ने जब डांट लगाई तो उन्होंने भी यही कहा कि इस कमेटी में ऑनरेबल चीफ जस्टिस होने चाहिए। पर ये वो लॉ जो बीजेपी लाई, इसमें भी लिखा है कि एक कमेटी होगी, उसमें प्राइम मिनिस्टर होंगे, ऑपोजिशन के लीडर होंगे, पर इसमें है कि चीफ जस्टिस की जगह रूलिंग पार्टी के ही एक मेंबर होंगे। तो इलेक्शन कमिश्नर हमेशा वही बनाएंगे जो रूलिंग गवर्नमेंट चाहे। और जब रूलिंग गवर्नमेंट ने इस बार अपने इलेक्शन कमिश्नर्स बनाए तो हम सब ने देखा क्या हुआ। अब आपको लग रहा होगा मैं आपको इलेक्शन कमिश्नर के बारे में क्यों बता रहा हूँ जब वीडियो सुप्रीम कोर्ट के बारे में। देखो मेरे हिसाब से परफेक्ट एग्जांपल है कि पावर को सेपरेट रखना कितना ज्यादा जरूरी है। मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि अगर पॉलिटिशियंस को इंटरफेयर करने दिया जाएगा तो वो इसे कैसे एक्सप्लॉइट करेंगे। और ऐसा ही सुप्रीम कोर्ट के साथ होगा अगर गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर करती है तो। पर सुप्रीम कोर्ट पे जाने से पहले मैं आपको ओडू के बारे में बताना चाहता हूँ जिन्होंने वीडियो बनाने में मुझे सपोर्ट किया है। अगर आप एक फ्रीलांसर हो या एक एंटरप्रेन्योर हो तो आपका बिजनेस मैनेज करने के लिए आपकी मदद कर सकता है ओडू। आप इस पे बिल्स बना सकते हो, इन्वेंट्री ट्रैक कर सकते हो, अकाउंटिंग कर सकते हो, वेबसाइट्स बना सकते हो। मेरे लिए एज अ फ्रीलांसर अपने क्लाइंट्स को अपना काम दिखाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, पर ओडू की वेबसाइट बिल्डर के थ्रू
मैं इजीली अपनी वेबसाइट क्रिएट करके अपने क्लाइंट्स को अपना काम दिखा सकता हूँ। और ओडू पे वेबसाइट बनाना बहुत आसान है और बहुत ही जल्दी हो जाता है। बस 4 स्टेप्स में आप अपनी वेबसाइट बना के लॉन्च कर सकते हो। वेबसाइट पे आप अपना काम दिखा सकते हो। अगर आपका ऑनलाइन बिजनेस है तो आप अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हो। आपको बस ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और आप अपनी स्टाइल और टेस्ट के हिसाब से वेबसाइट बना सकते हो। या फिर आप ओडू के 30 थीम्स में से एक चूज कर सकते हो। आपको लिटरली 1 घंटा लगेगा एक वेबसाइट बनाने में। ओडू पे वेबसाइट बनाना बहुत ही आसान है और टेक्निकल स्किल्स नहीं चाहिए। और सबसे बेस्ट बात, ये एकदम फ्री है। पहला एप्लीकेशन फ्री है लाइफ के लिए, इंक्लूडिंग होस्टिंग और सपोर्ट। अगर आपको ओडू की 2 या उससे ज्यादा ऐप्स यूज करनी है तो आप एक प्रीमियम प्लान ले सकते हो जो सिर्फ 580 रुपए का है। ओडू को जरूर चेकआउट करना। अब अपने वीडियो पे वापस आते हैं। देखो, सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सुप्रीम कोर्ट में जो ऑलरेडी जजेस हैं वही दूसरे जजेस को अपॉइंट करते हैं। इसे कलीजियम बोलते हैं। आपने न्यूज में बहुत सुना होगा। कॉलेजियम सिस्टम, कॉलेजियम बेसिकली चीफ जस्टिस और 4 सीनियर जजेस चूज करते हैं कौन जज बनेंगे। वो अपनी रिकमेंडेशन भेजते हैं और प्रेसिडेंट उन्हें अपॉइंट कर देते हैं। और ये एक्चुअली में थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है, पर ये हमेशा नहीं होता था। मैं आपको बताता हूँ संविधान में क्या लिखा है। सुप्रीम कोर्ट में जजेस को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेंगे। इसमें चीफ जस्टिस की राय ली जाएगी। होता क्या था, चीफ जस्टिस प्रेसिडेंट को सजेस्ट करते थे कैंडिडेट जिन्हें सुप्रीम कोर्ट जज बनाना चाहिए, और अगर प्रेसिडेंट रिजेक्ट कर देते तो किसी और को रिकमेंड किया जाता था। और इन जजेस में जो सबसे सीनियर जज होंगे वो हमारे चीफ जस्टिस बनेंगे। सीनियरिटी ऐसे डिटरमाइन होती है कि कौन पहले सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट हुआ था, और जो पहले अपॉइंट हुआ वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन जाएंगे। पर फिर आई इंदिरा गांधी की सरकार। इंदिरा गांधी ने बोला आप अपनी सीनियरिटी अपने पास रखो, मैं उन्हें चीफ जस्टिस बनाऊंगी जो मेरे हिसाब से रूलिंग देंगे, जो मेरे फेवर में रूलिंग दिया करेंगे। और ऐसा उन्होंने 2 बार किया। और फिर इमरजेंसी के टाइम इन जजेस ने हमारे फंडामेंटल राइट्स ही खत्म कर दिए। आपको सुन के थोड़ा अजीब लगेगा, पर सुप्रीम कोर्ट का सबसे मेजर काम होता है हमें सरकार से बचाना। इमरजेंसी के बाद हमारे कोर्ट के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी थी अपनी गिरी हुई इमेज को वापस सुधारना। तो उन्होंने धीरे धीरे करके एक नया सिस्टम बनाया जो अभी तक चल रहा है, जिसे कलीजियम सिस्टम बोलते हैं, जिसमें जजेस ने खुद को ही सारी पावर दे दी दूसरे जजेस को कोर्ट में लेके आने की। आप ऑनरेबल चीफ जस्टिस से डायरेक्टली सुनिए कि कलीजियम सिस्टम कैसे काम करता है। For instance, if we are making appointments to the Supreme Court of India, the Chief Justice and the 4 senior most judges, we look at the judgments which have been delivered, say, in the last 3 years by the judges of the High Court. But in the collegium, we all read the same judgments at the same time. Apart from merit, the second important consideration which we go by is seniority. Third important point which we emphasize, that's the need for a broader sense of inclusion. The next important factor which we consider is the need to have a broader sense of dispersal of judicial office throughout the country. And there is an equal involvement of various stakeholders in the system. भाई अगर ऐसे काम कर रहा है ना तो ये परफेक्ट है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इतनी चेकिंग, इतनी स्क्रूटिनी। पर मैं आपको एक इंटरव्यू के बारे में बताता हूँ जो एक जज ने, जो कलीजियम का हिस्सा थे, कैरावान मैगजीन को दिया था। उन्होंने बताया कि जब भी ये जज लोग मिलते हैं ये नाम डिस्कस करते हैं, कोई लिस्ट नहीं बनाते, कोई पेपर पे नहीं लिखते, ना ही कोई जजमेंट को एग्जामिन किया जाता है। इन्होंने बताया कि एक बार्टर सिस्टम चलता है, मैं आपके इन सजेशन को मान लूंगा अगर आप मेरे इन सजेशन को मान लेंगे। और उसके बाद बोला कि ये सब एक तमाशा है, ये आलू या गोभी के बारे में बात नहीं कर रहे, सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में बात कर रहे हैं। जब संविधान लिख रहे थे तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने कुछ ये कहा था। मुझे कोई डाउट नहीं है कि चीफ जस्टिस एक रेप्यूटेड पोस्ट है, पर है तो वो भी एक इंसान ही। उनके भी वैसे ही सेंटिमेंट होंगे जो एक नॉर्मल इंसान के होते हैं। और जजेस को सिलेक्ट करने की सारी पावर उन्हें देना सही नहीं होगा। पर इससे फर्क क्या पड़ रहा है? अगर जजेस बंद कमरों में बिना किसी को बताए दूसरे जजेस को सेलेक्ट कर रहे हैं तो मुझे क्यों फर्क करना चाहिए? मैं आपको एक दूसरे सुप्रीम कोर्ट के केस के बारे में बताता हूँ। ये केस चला था क्योंकि सीनियर लॉयर प्रशांत भूषण, आपने नाम सुना होगा, उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला था कि सुप्रीम कोर्ट के आधे चीफ जस्टिस करप्ट रहे। सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं, सुप्रीम कोर्ट के आधे चीफ जस्टिस करप्ट रहे। अब अगर इतने बड़े लॉयर ऐसे बोल रहे तो ऑब्वियसली हंगामा आया हुआ होगा। ऐसे कैसे बोल दिया? सुप्रीम कोर्ट ने बोला प्रूफ दो, तो इन्होंने ये डॉक्यूमेंट सबमिट किया। अब देखो, मैं बता नहीं सकता कि इसमें क्या लिखा है क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आता है और जिस हिसाब से हमारा देश चल रहा है मैं ये रिस्क नहीं लूंगा। पर इसमें सही में ऐसी बातें लिखी हुई है, अगर आप पढ़ोगे तो आपको रियलाइज होगा ये लेवल है हमारे कुछ चीफ जस्टिस का, प्योर करप्शन। प्रशांत भूषण पे भी इसकी वजह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस लगा था, पर बाद में सुप्रीम कोर्ट को ये केस खारिज करना पड़ा। पर सुप्रीम कोर्ट पे करप्शन का दाग फिर भी रह गया।
कॉलेजियम सिस्टम के पीछे मेन आइडिया था कि हमारे पॉलिटिशियंस इंटरफेयर ना करें। पर क्या गवर्नमेंट का प्रेशर नहीं होता? मान लो आप जज हो और आप रिटायर होने वाले हो और उससे पहले आपके पास एक केस आया जिसमें सरकार इन्वॉल्व है। अगर आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट रूलिंग दोगे तो सरकार आपको किसी ट्राइब्यूनल का, किसी कम्युनिटी का हेड नहीं बनाएगी रिटायरमेंट के बाद। और अगर आप फेवर में रूलिंग दो तो क्या पता आपको राज्यसभा का मेंबर बना दे या किसी ट्राइब्यूनल का या किसी कमेटी का हेड बना दे। एक बार खुद को इस सिचुएशन में रखो और सोचो, प्रेशर तो फील होता ही होगा। ये एक पेपर है जॉब्स फॉर जस्टिस, करप्शन इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट में जज 65 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं और उस रिटायरमेंट के बाद क्या? तो इस पेपर में रिसर्चर्स ने कोर्ट की रूलिंग्स को एनालाइज किया और बताया कि जब एक जज रिटायर होने वाले होते हैं तो गवर्नमेंट के फेवर में डिसीजन देना चालू कर देते हैं और गवर्नमेंट फिर इन्हें एज अ रिवॉर्ड गवर्नमेंट पोजीशंस पे अपॉइंट करती है। बेसिकली कॉलेजियम सिस्टम होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। गवर्नमेंट के पास दूसरे रास्ते हैं। तो इसका गवर्नमेंट के पास सॉल्यूशन है कि गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट मिलकर डिसाइड करे कि कौन अपॉइंट होगा। पर इसीलिए मैंने आपको इलेक्शन कमिश्नर वाली स्टोरी बताई थी। आप खुद सोच सकते हो कि अगर गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करेगी तो क्या होगा। चलो एक बार मान लेते हैं कि गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट कर रही है और एक बार जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया वो वहीं रहेगा, तो उन पे कोई प्रेशर नहीं होगा कि रिटायरमेंट के बाद क्या करना है। वो लाइफ टाइम के लिए वहीं पे है। सुनने में अच्छा लगता है। और मैं आपको एक कंट्री का एग्जांपल देता हूं जहां पे ये अभी हो रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स में सुप्रीम कोर्ट के जज प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं और एक बार अगर जज वहां पहुंच गए तो वो लाइफ टाइम के लिए वहीं रहेंगे। जब तक वो जिंदा हो तब तक सुप्रीम कोर्ट के जज हो। अब अगर मैं प्रेसिडेंट हूं और मुझे अपॉइंट करना है तो मैं डिजर्विंग कैंडिडेट को अपॉइंट करूंगा या फिर उसको जो मेरे फेवर में डिसीजंस दे, मेरी सुने, मेरे फेवर में रूलिंग दे, मेरी आइडियोलॉजी का हो। डोनाल्ड ट्रंप ने भी यही किया और आप सबने सुना होगा अबॉर्शन को लेके यूनाइटेड स्टेट्स में क्या हुआ। ऐसा ही इन्वायरमेंट को लेके है, गन कंट्रोल को लेके है और ये पहले से प्लान था। डोनाल्ड ट्रंप ने प्लान करके सुप्रीम कोर्ट में अपने जजेस भेजे और ये सारी रूलिंग्स करवाई और ये तब तक रहेगा जब तक ये जजेस जिंदा है। प्रेसिडेंट कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर यही सिस्टम हम इंडिया में फॉलो करें तो क्या होगा? बीजेपी के फेमस लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने आर्टिकल लिखा था द RSS गेम प्लान, जिसमें उन्होंने एक सर्कुलर के बारे में बताया जिसमें लिखा है कि पार्लियामेंट की जगह एक गुरु सभा होगी जिसमें साधु और सन्यासी होंगे। सारे मनी बिल्स और लेजिस्लेशन यहाँ से आएंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज भी यही अपॉइंट करेंगे और भी बहुत कुछ लिखा है इसमें। और अगर आप बीजेपी के सपोर्टर भी हो तो भी आपको ये थोड़ा प्रॉब्लमैटिक लगेगा। ये 25 साल पुराना आर्टिकल और ऐसा कुछ हुआ नहीं, पर आपको पॉइंट समझ में आ रहा होगा कि चीजों को सेपरेट रखना कितना जरूरी है, चेक और बैलेंसेस रखना कितना जरूरी है। कॉलेजियम सिस्टम में जब ये लोग नेम रिकमेंड करते हैं तो ये गवर्नमेंट के पास भेजते हैं कि आप लोगों को कोई दिक्कत है क्या। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि उनके दिए गए नाम पे गवर्नमेंट ने क्या कहा। ऐसा कभी होता नहीं है, पर इस सुप्रीम कोर्ट का एक तरह से तरीका था बताने का कि देखो इनकी बकवास बातें। एक रिकमेंडेशन के लिए गवर्नमेंट ने बोला कि ये ओपनली गे हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बनाए जाने चाहिए और इनके पार्टनर इंडियन नहीं है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर की वाइफ भी इंडियन नहीं है। एक रिकमेंडेशन के लिए बोला कि ये प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट कुछ ट्वीट किया, इसलिए नहीं बनाए जाने चाहिए। और ऐसा ही सरकार ने एक और जज के लिए बोला। ये सिर्फ एक बार ही हुआ है, ये लोग कभी ऐसे बताते नहीं है। मे बी ये सुप्रीम कोर्ट का तरीका था बताने का कि देखो ये लोग कैसी बकवास बातें करते हैं, इसीलिए गवर्नमेंट को इन्वॉल्व नहीं करते, या कोई और रीजन हो, ये सिर्फ कोर्ट को पता है। पर इससे एक बात समझ में आ गई कि गवर्नमेंट को हम हमारे जजेस को सेलेक्ट करने में इन्वॉल्व नहीं कर सकते। देखो मेरा इंटेंशन सुप्रीम कोर्ट की इमेज को गिराना या इतने महान इंस्टीट्यूशन पे शक करना नहीं है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट हमारी डेमोक्रेसी का वो पिलर है जो इस डेमोक्रेसी को बचा के रखता है। नो डाउट सुप्रीम कोर्ट में प्रॉब्लम्स है और जो इन प्रॉब्लम्स को पॉइंट आउट कर रहे हैं वो गलत नहीं बोल रहे हैं, पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये नहीं है कि गवर्नमेंट इसमें दखल दे। गवर्नमेंट ज्यादा ट्रांसपेरेंसी की डिमांड कर सकती है, कॉलेजियम की मीटिंग्स को डॉक्यूमेंट करने की डिमांड कर सकती है ताकि कोई जर्नलिस्ट या कोई गवर्नमेंट ऑफिसर इनमें देखना चाहे, पढ़ना चाहे तो पढ़ सके। हमें एक ऐसी जुडिशरी चाहिए जो ट्रांसपेरेंट हो और इंडिपेंडेंट हो, एक ऐसी जुडिशरी जो मेरिट को प्रमोट करे, उनको नहीं जो गवर्नमेंट की तरफ लॉयल है। और ये सुधार हमारी जुडिशरी, हमारा सुप्रीम कोर्ट खुद ला सकता है और कोई नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी पसंद आएगा जो मैंने जस्टिस पे बनाया है, जिसपे सैडली व्यूज नहीं आए। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, ताकि एल्गोरिदम ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।